नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, मॉडल महिला कॉलेज खरसावा। आज मैं आपके समक्ष यूजी सेमेस्टर 5 डीएससी 1 खंड ख में प्रेमचंद के उपन्यास गबन का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। गबन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। निर्मला के बाद यह दूसरा यथार्थवादी उपन्यास कहलाता है। यह उसके विकास की अगली कड़ी है। इस उपन्यास का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन प्रेमचंद के एक विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है। यह विषय है गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। इन्होंने समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए कहानी को जीवंत किया है। गबन की नायिका जालपा एक चंद्रहार पाने के लिए ललायित है। उसका पति कम वेतन वाला क्लर्क है। यद्यपि वह अपनी पत्नी के सामने बहुत अमीर होने का अभिनय करता है। अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वह अपने दफ्तर से गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है, जहां एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी उसे शरण देते हैं। डकैती के एक जाली मामले में पुलिस उसे फंसाकर मुखबिर की भूमिका में प्रस्तुत करती है। उसकी पत्नी परिताप से भरी कलकत्ता आती है और उसे जेल से निकालने में सहायता करती है। इसी बीच पुलिस की तानाशाही के विरुद्ध एक बड़ी जन जागृति शुरू होती है। इस उपन्यास में विराट जन आंदोलन के स्पर्श का अनुभव पाठक को होता है। लघु घटनाओं से आरंभ होकर राष्ट्रीय जीवन में बड़े बड़े तूफान उठ खड़े होते हैं। एक क्षुद्र वृत्ति की लोभी स्त्री से राष्ट्र नायिका में जालपा की परिणति प्रेमचंद की कलम की कलात्मकता की पराकाष्ठा है। इस उपन्यास में दो कथानक देखने को मिलते हैं। एक प्रयाग से संबंध है, दूसरा कोलकाता से संबंध है। दोनों कथानक जालपा की मध्यस्थता द्वारा जोड़ दिए गए हैं। कथानक में अनावश्यक घटनाओं और विस्तार का अभाव है। प्रयाग के छोटे से गांव में जमींदार के मुख्तार महाशय दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री जालपा को बचपन से ही आभूषणों, विशेषतः चंद्रहार की लालसा जग गई थी। वह स्वप्न देखती थी कि विवाह के समय उसके लिए चंद्रहार जरूर मिलेगा। जब उसका विवाह कचहरी में नौकर मुंशी दयानाथ के बेकार पुत्र रमानाथ से हुआ तो चढ़ावे में और गहने तो थे पर चंद्रहार न था। इससे जालपा को घोर निराशा हुई। दीनदयाल और दयानाथ दोनों ने अपनी बिसात से ज़्यादा विवाह में खर्च किया। दयानाथ ने कचहरी में रहते हुए रिश्वत की कमाई से मुंह मोड़ रखा था। पुत्र के विवाह में वे कर्ज से लद गए। दयानाथ तो चंद्रहार भी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जागेश्वरी ने उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया था। जालपा की एक सखी शहजादी उसे चंद्रहार प्राप्त करने के लिए और उत्तेजित करती है। जालपा चंद्रहार की टेक लेकर ही ससुराल गई। घर की हालत तो खस्ता थी, किंतु रमानाथ ने जालपा के सामने अपने घराने की बड़ी शान मार रखी थी। कर्ज उतारने के लिए जब पिता ने जालपा की कुछ गहने चुपके से लाने के लिए कहा तो रमानाथ कुछ मानसिक संघर्ष के बाद आभूषणों का संदूक चुपके से उठाकर उन्हें दे आता है और जालपा से चोरी हो जाने का बहाना करता है। किंतु अपने इस कपटपूर्ण व्यवहार से उन्हें आत्मग्लानि होती है, विशेषतः जब कि वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जालपा का जीवन तो क्षुब्ध हो उठता है। अब रमानाथ को नौकरी की चिंता होती है। वे अपने शतरंज के साथी विदुर और चुंगी में नौकरी करने वाले रमेश बाबू की सहायता से चुंगी में 30 रुपये की मासिक नौकरी पा जाते हैं। जालपा को वे अपना वेतन 40 रुपये बताते हैं। इसी समय जालपा को अपनी माता का भेजा हुआ चंद्रहार मिलता है, किंतु दया में दिया हुआ दान समझकर वह उसे स्वीकार नहीं करती। अब रमानाथ में जालपा के लिए गहने बनवाने का हौसला पैदा होता है। इस हौसले को वे सराफों के कर्ज से लद जाने पर भी पूरा करता है। इंदु भूषण वकील की पत्नी रतन को जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही कंगन लाने के लिए वह रमानाथ को 600 रुपये देती है। शराब की इन रुपयों को कर्ज खाते में जमा कर रमानाथ को कंगन उधार देने से इनकार कर देता है। रतन कंगनों के लिए बराबर तकाजा करती रहती है। अंत में वह अपने रुपए ही वापस लाने के लिए कहती है। उसके रुपए वापस करने के ख्याल से रमानाथ चुंगी के रुपए ही घर ले आते हैं।
उनकी अनुपस्थिति में जब रतन अपने रुपए मांगने आती है तो जालपा उन्हीं रुपयों को उठाकर दे देती है। घर आने पर जब रमानाथ को पता चलता है तो उन्हें बड़ी चिंता होती है। गबन के मामले में उनकी सजा हो सकती थी। सारी परिस्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। वे उसे अपनी पत्नी को देने या न देने के बारे में सोच ही रहे थे कि वह पत्र जालपा को मिल जाता है। उस पत्र को पढ़ते देखकर उन्हें इतनी आत्मग्लानि होती है कि वे घर से भाग जाते हैं। जालपा अपने गहने बेचकर चुंगी के रुपए लौटा देती है। इसके पश्चात कथा कलकत्ते की ओर मुड़ती है। कलकत्ते में रमानाथ अपने हितैषी देवीदीन खटीक के यहाँ कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहने के बाद चाय की दुकान खोलते हैं। वे अपनी वास्तविकता छिपाए रहते हैं। एक दिन जब वे नाटक देखकर लौट रहे थे, पुलिस उन्हें सुबह में पकड़ लेती है। घबराहट में रमानाथ अपने गबन आदि के बारे में सारी कथा सुना देता है। पुलिस वाले अपनी तहकीकात द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुए भी नहीं छोड़ते और उन्हें क्रांतिकारियों पर चल रहे एक मुकदमे में गवाह के रूप में पेश करते हैं। जेल जीवन से भयभीत होने के कारण रमानाथ पुलिस वालों की बात मान लेता है। पुलिस ने उन्हें एक बंगले में बड़े आराम से रखा और जोहरा नामक एक वेश्या उनके मनोरंजन के लिए नियुक्त की गई। उधर जालपा रतन के परामर्श से शतरंज संबंधी 50 रुपए का एक विज्ञापन प्रकाशित करती है। जिस व्यक्ति ने वह विज्ञापन जीता वह रमानाथ ही था और उससे जालपा को मालूम होता है कि वह कलकत्ता में है। खोजते खोजते वह देवीदीन खटीक के यहाँ पहुँच जाती है और रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने की असफल चेष्टा करती है। रतन भी उन्हीं दिनों अपने बूढ़े पति का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आती है। पति की मृत्यु के बाद वह जालपा की सहायता करने में किसी प्रकार का संकोच प्रकट नहीं करती। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात उन्हें जालपा का एक पत्र मिला जिसने उनके भाव बदल दिए। उन्होंने जज के सामने सारी वास्तविकता प्रकट कर दी, जिससे उसको विश्वास हो गया कि निरपराध व्यक्तियों को दंड दिया गया है। जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया। रमानाथ, जालपा, जोहरा आदि वापस आकर प्रयाग के समीप रहने लगते हैं। जालपा के कारण रमानाथ में आत्मसम्मान का फिर से उदय होता है। जोहरा वेश्या जीवन छोड़कर सेवा व्रत धारण करती है। रमानाथ और जालपा भी सेवा मार्ग का अनुसरण करते हैं। जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। रतन मृत्यु को प्राप्त होती है। एक बार प्रयाग के समीप गंगा में डूबते हुए यात्री को बचाते समय जोहरा भी बह जाती है। रमानाथ ने उसे बचाने की कोशिश करता है। जालपा भी पानी में कूद पड़ती है। रमानाथ आगे न बढ़ पाता है। एक शक्ति आगे खींचती थी और एक शक्ति पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। बंधन ने रोक लिया। कलकत्ते में जोहरा विलास की वस्तु थी। प्रयाग में उसके घर के प्राणी जैसा व्यवहार होता था। दयानाथ और रामेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया कि वह देवीदीन की विधवा बहू है। जोहरा में आत्मशुद्धि की ज्योति जगमगा उठती है। अपनी क्षीण आशा के लिए रमानाथ और जालपा घर लौट आते हैं। उनकी आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती थी। धन्यवाद।